ये कहानी जो असद भाई मैंने आपको भेजी है, ये मेरे फूफा ने मुझे सुनाई थी। उनके ऊपर ये खौफनाक वाक़या पेश आया था, तो उन्हीं के जुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। जब मेरे फूफा जवान हुआ करते थे, फूफा को तेज खुशबू लगाना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उनके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स के परफ्यूम्स अवेलेबल रहते थे और वो उनका यूज़ भी किया करते थे। मगर उनकी वालदा उनको ये नागवार गुजरता था कि वो, क्योंकि एक तो उनकी शादी नहीं हुई थी और अभी उनकी उम्र तकरीबन 16 या 17 साल की हो गई उस वक्त। तो वो जब तेज परफ्यूम अपनी बॉडी पर लगाते थे तो उनकी माँ मना करती थी कि देखो ये इतना हार्ड परफ्यूम मत यूज़ किया करो, वरना किसी दिन कोई जिन चिपट गया या चुड़ैल चिमट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मगर फूफा इस बात को हंसी के अंदाज में उड़ा दिया करते थे और सुनकर अनसुना कर देते थे। फूफा में काफ़ी खूबियाँ थी। वो ऑलराउंडर भी थे, वो सिंगिंग भी कर लेते थे और हर काम में माहिर थे। तो बहरहाल दिन बीतते गए, फूफा अपनी आदतों से बाज नहीं आए। उनको ये नहीं पता था कि ये आदत एक दिन मेरी जान के दर पे आ जाएगी। मेरे फूफा बताते हैं कि जुमे का दिन था, उनके एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो इन लोगों ने जाने का प्रोग्राम बनाया। फूफा तैयार हुए और फिर वही अपनी आदत के मामूल उन्होंने तैयार होके अच्छे कपड़े पहन के तेज परफ्यूम लगाया। उनकी वालदा ने फिर टोका कि तुम जा रहे हो तो इतना तेज परफ्यूम मत लगाओ। मगर वही बात कि जवानी का जोश, उसके तहत उन्होंने अपनी वालदा की बात नहीं मानी। वो खैर अपनी वालदा को सलाम करके और कह के गए कि मैं रात को लेट आऊँगा तो आप खाना वगैरह खा लीजिएगा, मुझे रात को देरी हो जाएगी। तो मैं जो है चाबी ले जाता हूँ। और फूफा का काफ़ी बड़ा घर था, उसमें 2 दरवाजे थे। एक गैरली टाइप की थी जिसमें 3 सीढ़ियाँ ही थी और 3 सीढ़ियाँ फिर वो बाहर के आप जा सकते हो, उससे उतर के मतलब मोहल्ले में आ सकते हो गैरली में से उतर के। तो उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि मैं चाबी लेके जा रहा हूँ, आप बाहर से ताला डलवा देना या डाल देना और गैरली के रास्ते अंदर चले जाना, गैरली का दरवाज़ा बंद कर लेना। तो बहरहाल वो ये कहकर निकले और चाबी उन्होंने अपने साथ रख ली। बर्थडे पार्टी में गए, सब जवान थे, नाच गाना हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है काफ़ी देर हो गई तो फूफा को थोड़ी घबराहट महसूस होना शुरू हुई। तो फूफा ने कहा कि दोस्तों अब निकला जाए, क्योंकि रात के तकरीबन 3 से 3:15 हो रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। मगर जहाँ पर उनका दोस्त रहता था वो उनके घर से काफ़ी दूर था, मगर एक रास्ता जो शमशान घाट से होकर निकलता था, तो वो उनके घर के लिए बहुत करीबी रास्ता था। तो सबने कहा कि एक काम करते हैं, हम जो है काफ़ी लेट भी हो गए हैं और अगर उस रास्ते से जाएंगे तो तकरीबन आधा घंटा तो हमें पहुंचने में लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो है लोगों के पास स्कूटर वगैरह अवेलेबल नहीं थी, साइकिलें थी और इन लोगों के पास तो वो भी नहीं थी। बहरहाल जो है ये पैदल चले। टॉर्च इनके हाथ में थी एक दोस्त के। उस वक्त टॉर्च भी लोगों के घरों में अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। शहर बदायूं का पहले ये हाल था कि काफ़ी लाइट जाती थी, जो आज से 10 साल पहले भी ऐसी वहाँ पर हुआ करता था। बट अब जो है काफ़ी अच्छी लाइट वहाँ मौसूल हो रही है लोगों को। अगर कोई बदायूं में रहता होगा तो उसको पता होगा ये वाली बात कि लाइट जाती है। तो अंधेरा घुप था और तो ये लोग निकल के अपने वहाँ से दोस्त से अलविदा कह के ये वहाँ से निकले। शमशान घाट का रास्ते पे ये पहुँचे तो वहाँ पर एक छोटा सा जंगल कह लीजिए, जिसमें जो है शेर, चीते, भालू के अलावा जो है सांप, बिच्छू वगैरह हुआ करते थे। तो ये उस रास्ते से
निकल के जा रहे थे और ये शमशान घाट से मिला हुआ ही था। दोबारा ये चलते चले जा रहे हैं। अब ये जैसे ही शमशान घाट से निकले और जंगल की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाए तो कुछ आगे चल के कुछ दोस्त फासले पे चल रहे थे। ये तकरीबन 6 दोस्त थे, तो कुछ दोस्त आगे चल रहे थे, कुछ दोस्त फासले पर चल रहे थे। और फूफा मियाँ जो थे वो थोड़ा पीछे फासले से चल रहे थे। तो चलते चलते फूफा मियाँ के पैर में ठोकर लगी। उनके जिस चीज से ठोकर लगी थी वो एक मटका था। इतनी तेज ठोकर लगी कि मटका लुढ़कते लुढ़कते जो है ना वो एक पेड़ से टकराया और वो टूट गया। अब फूफा मियाँ देखने के लिए आगे बढ़े कि क्या है, तो उनके दोस्त ने कहा, अरे इख्तिदार कहाँ जा रहे हो, आ जाओ। तो जब उनके दोस्तों ने उनकी तरफ देखा ना तो सब ने जो है ना शोरगुल मचाना शुरू करा और भागना शुरू किया। तो फूफा मियाँ को उस वक्त नहीं समझ में आया कि ये भाग क्यों रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, अरे भाई भाग क्यों रहे हो, क्या बात है जो भागे चले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पीछे पलट के देखो। बस असद भाई जैसे उन्होंने पीछे पलट के देखा तो फूफा मेरे बताते हैं कि वो जो एंटिटी थी वो इतनी भयानक थी कि अगर उसे कोई दिन में भी देख लेता तो वो उसके डर के मारे उसका या तो पेशाब निकल जाता या वो जो है अगर दिल का कमजोर होता तो वो हार्ट अटैक से भी मर सकता था। अब आप खुद सोच सकते हैं, जिसको फूफा कह रहे हैं कि दिन में भी उसको देखने में आपको ऐसी वहशत आ जाए कि आपकी जान पे आ जाए, तो वो एंटिटी किस कदर खौफनाक दिखती होगी। वो बताते हैं फूफा मियाँ कि उसका जो चेहरा था वो बोटियों से लेस था, मतलब जैसे जला हुआ चेहरा होता है, बोटियां ही बोटियां चेहरे। और हाथ उसके मतलब आम इंसान के मुकाबले हाथ जो थे उसके लंबे थे, काफी लंबे थे। हाथ उसके इतने लंबे थे कि घुटनों तक आ रहे थे और वो भी जले भुंजे, मतलब उसमें भी बोटियां दिख रही हैं। और जो उसकी नाक थी फूफा मियाँ बताते हैं वो काफी बड़ी थी और नुकीली आगे की तरफ निकली हुई, और जो उसका होठ था, होठ की जगह थी वो गायब थी, सिर्फ दांत झांक रहे थे। तो जब फूफा मियाँ ने उस एंटिटी को देखा तो उन्होंने भी तेज भागना शुरू कर दिया। उनके दोस्त आगे निकल गए थे, वो भागते रहे। अब फूफा मियाँ को ये नहीं पता था कि वो जो एंटिटी थी वो फूफा मियाँ के ही पीछे थी। फूफा मियाँ हड़बड़ाते हुए आए और वो भूल गए कि ना उनके जेब में चाबी है। जैसे तैसे घर पे आए और आते ही दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, अम्मी दरवाजा खोलो, अम्मी दरवाजा खोलो, अम्मी दरवाजा खोलो, धाओ। और बधाइयों के घर मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़े होते हैं और काफी मतलब जो विलास होते हैं ना यहाँ पे शहरों में, विलास जिसका बंगलो टाइप के जिसके ख्वाब आज की आवाम देखती है, वो बधाइयों में पहले से ही होता है। इतने बड़े बड़े घर, शीशम की लकड़ी के दरवाजे और बेहतरीन रास्ता घर होते हैं। उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू किया कि भैया खोलो खोलो खोलो, अम्मा खोलो, मार देगा मुझे, अम्मा खोलो। तो जब उन्होंने देखा तो अम्मा उनकी हड़बड़ा के उठी कि क्या हो गया। तो उन्होंने जल्दी से जो है गेरली का दरवाजा खोला और फूफा मियाँ जो है पसीने में शराबूर, पसीने में लथपथ और आके अंदर बैठ गए। उनकी अम्मी समझ नहीं पाई, उन्होंने गेट लगाना वो भूल गई क्योंकि इतना शोर गुल और इस तरह से अगर कोई उनका बच्चा आएगा तो जाहिर सी बात है हर माँ बाप तो भूल ही जाएंगे। फूफा मियाँ से पूछा तो फूफा मियाँ कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा है कि क्या हुआ। बहरहाल उनको कहा कि मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम बैठो। अब जैसी फूफा मियाँ सोफे पे मतलब थोड़े होश बहाल हुए, सोफे पे बैठे और उनको ऐसा लगा कि उनकी केरली में कोई खड़ा है और झांक रहा है। जैसे असद भाई फूफा मियाँ ने केरली की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। वो एंटिटी केरली में खड़ी हुई थी। ओ फूफा मियाँ की जो आवाज थी वो बिल्कुल बंद हो गई। अब फूफा मियाँ करे तो करे क्या, और यहाँ तक कुछ नहीं होगा, वो एंटिटी जो है वो पलक झपकते ही फूफा मियाँ के सोफे पे जिस पे वो बैठे हुए थे उस पे आके बैठ गई और फूफा मियाँ ने छलांग लगाई। कहाँ?
बरामदे की तरफ, क्योंकि पहले खुले हुए घर होते थे तो वो दालान में बैठे हुए थे, और मतलब दालान के इधर एक छोटा सा वो बना हुआ था जिसमें पिलर्स ही थे, तो उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था, सामने बरामदा दिखता था। उन्होंने जो है बरामदे की तरफ छलांग लगाई, छलांग लगा के आके गिरे। उनकी अम्मी पानी लेकर ही आ रही थी, उनके हाथ से पानी गिरा, क्योंकि लाइट हुआ नहीं करती थी उस टाइम, जो है लाइटें जला करती थी, कहीं मोमबत्तियां जला करती थी। वो समझी पता नहीं क्या हो गया, वो कहने लगे अम्मी मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा मार देगा। तो वो एंटिटी आके जो है ना बरामदे में खड़ी हो गई। अब उनकी अम्मी का तो हाल बेहाल। अम्मा ने उन्हें जो है चिपटा लिया, बेटे क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि माँ को तो दिख ही नहीं रहा क्या था। तो वो फूफा मियाँ बताते हैं कि वो एंटिटी देख के उनको मुस्कुरा रही है, और ना उनको इशारे से कह रही है कि बेटे अब तुम गए, अब तू गया। उसके बाद जो है फूफा मियाँ की हालत दिन ब दिन जो है बिगड़ती चली जा रही। फूफा मियाँ जो थे कम से कम 80 किलो के तो होंगे उस वक्त, 80 किलो के। तो वो धीरे धीरे जो है ना वो जो है दुबले होते चले जा रहे हैं। उनका ऐसा लग रहा था खून ख़त्म होता चला जा रहा है, और उनको दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते, और जहाँ वो जाते, जैसे वॉशरूम में चले गए तो वो एंटिटी वॉशरूम में आ जाती। अब वो कहीं बैठे हुए हैं तो वो एंटिटी उनके पास बैठी हुई है। रात में फूफा मियाँ बताते हैं जब वो सोते थे तो वो एंटिटी उनके सीने पे आ जाती थी, और सीने पे आके उनके बैठ के जो है उनका खून चूसती। और खून भी कहाँ से चूसती थी, खून जो सक करती थी वो जो है उनके हाथों से शुरू होता था। ऐसे करके फूफा मियाँ की हालत तो बहुत पतली हो गई। अम्मा को कुछ समझ में नहीं आया। तो उस वक्त तो यह है कि डॉक्टर्स वगैरह इतने हुआ नहीं करते थे, तो वैद्यों का इलाज चला, तो वैद्यों ने कह दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं। फिर जब ज़्यादा ही ये सारी चीज़ें होने लगी, फिर किसी ने कहा कि भाई इन्हें जो है किसी पीर या वली को दिखाया जाए, किसी मौलाना को दिखाया जाए, इनका इलाज कराया जाए। जब इनको लेके गए मौलाना के पास तो मौलाना ने इनका इलाज किया। मौलाना इलाज करने के लिए कहना ठीक है, इनको लेके गए और इनको देखा तो कहने लगे मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। तो वो घर पे आए तो मौलाना को बड़ा अजीब सा लगा। मौलाना साहब अपना ताम झाम करके चले गए। वो एंटिटी मौलाना साहब के घर पे भी पहुंच गई। और फिर जो मौलाना साहब के साथ हुआ, तो जब उनको बुलाने गए घर वाले कि भाई चले, आप क्यों नहीं आ रहा है, तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं इसको ना, ये मेरे बस की बात नहीं है, वो मुझे भी मार डालेगा। तो ऐसे करके कहने लगे आप किसी पहुंचे हुए इंसान को बुलाओ, वो उसी का काम है, वो इसे काबू कर सकता है, वरना मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर जो फूफा मियाँ की वालदा थी उनको याद आया कि हाँ उनके एक रिश्तेदार जो सऊदी अरब में थे, तो उनको उन्होंने ख़त लिखा, क्योंकि उस ज़माने में टेलीफोन मुझे पता नहीं कि हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे लोगों के घरों में। ख़त लिखा तो ख़त पहुँचने में भी बहुत टाइम लग जाता था उस वक्त। बहरहाल ख़त मिलते ही जो है वो उनके रिश्तेदार जो थे वो फ़ौरन इंडिया आए, और आते ही उन्होंने जब फूफा को देखा तो वो समझ गए कि ये और किसी का काम नहीं है, ये जो है ये वो जिन्नात है जो कब्रिस्तान में रहा करता है, जो शमशान घाट पे मिलेगा आपको, और उसको आज के ज़बान में घोल कहते हैं, जो इंसान का खून पीता है और उसको ख़त्म कर देता है। तो फिर जो है उनके रिश्तेदार ने उनका इलाज करना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग थे, और इस अंदाज से करा जो आज मैं जब फूफा मियाँ की ये कहानी सुनी और जब मैंने ये हॉन्टेड मूवी देखी तो उसमें जो वो लिख के बताता है ना, तो वैसे ही उन्होंने जो है उनके फूफा के जो रिश्तेदार थे उन्होंने लिख के फूफा मियाँ को दिया कि इस तरह से ये चीज़ है, और उन्होंने वो लिख के उनके घर वालों को दिया कि ये जो है ये सामग्री मुझे चाहिए, तो इसको
लेकर आओ। उसमें सामग्री में उन्होंने चिकन लिखा, जो ब्लैक कलर का जेट ब्लैक चिकन होता है वो लिखा कि वो लेकर आओ जिंदा। वो लाया गया और उसमें और दीगर जो लोगों को याद थी तो दीगर सामग्री थी वो बताई गई। फिर उसे ज़िबा किया गया। एक तशला था, उसके अंदर उसका खून भरा गया, उसके पर उसी के अंदर रखे गए। पहले ये उठा के उनके ऊपर से घुमाया चिकन को और फिर ऐसा करके खून उसको ज़िबा किया गया, उसका खून उसके अंदर डाला गया तशले में। उसके बाद धीरे धीरे करके फूफा मियाँ की हालत बतदरीज सही होती चली गई, उनकी हालत में सुधार होता चला गया। उनसे पूछा गया कि अब वो तो नहीं दिखता, तो वो बताते कि हाँ दिखता है, मगर वो इस घर में नहीं दिखता, वो घर की छत पे दिखता है बैठा हुआ, वो मेरे पास नहीं दिखता। तो फिर उनका इलाज चलता रहा। नेक्स्ट 14वीं की रात आई तो उनके रिश्तेदार ने कहा कि ये सामग्री लेके जाओ और तुम्हें तकरीबन 12 बजे के बाद ये सामग्री नाले में फेंकनी है और पीछे पलट के नहीं देखना। तो पापा मियाँ डर गए कि लगे कि मैं अकेले तो नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर मैं कुछ फासले पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा नाले के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, इतना ही। कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। तो वो बात फिर पापा मियाँ के लिए हो गई कि डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा ही बहुत मिल गया था कि वो उनके साथ चल दिए। खैर ये लोग जो है 14वीं की रात को ये वहां पर पहुंचे। जाते जाते उनके साथ काफी दुश्वारियां पेश आ रही थी। रिश्तेदार थे, उन्होंने मना कर दिया था कुछ भी हो पीछे पलट के मत देखना, जब सामान नाले में बहाओ तब भी पीछे पलट के मत देखना, और हम जाते वक्त हमारे साथ ऐसी चीजें होंगी जो वो चीज हमें रोकेगी। तो बहरहाल वही हुआ और उन्हें रोका भी गया, मगर वो रुके नहीं, अल्लाह का नाम ले लेके चलते रहे। और जब आखिरी हुदूद आ गई जहाँ पर पापा मियाँ काम करना था, जो सामग्री विसर्जन करनी थी नाले के अंदर, तो फिर वो कुछ फासले पे खड़े हो गए। पापा मियाँ को इशारे से कहा जाओ। जाते जाते पापा मियाँ गए। पापा मियाँ ने जैसे ही वो सामग्री गंदे नाले में डाली और वो पलटे ही थे कि वो बताते हैं कि इतनी तेज उस नाले में आवाजें आ रही थी जैसे मानो कितने मनो क्विंटल की भैंस फंस गई है, भैंसें फंस गई हैं, भैंस भी नहीं भैंसें फंस गई हैं उस नाले के अंदर। मगर उनको ताकीद की गई थी कि आप जो है पीछे पलट के मत देखें। पापा मियाँ जल्दी चलते चलते आए और उन्होंने जैसे पूछना चाहा कि भाई साहब ये क्या बात है, तो उन्होंने इशारे से मैं खामोश कर दिया कि अभी कुछ नहीं, सीधे चलो घर में। घर में लेके गए, फिर उनको गुस्ल वगैरह दिलाया। तो इसके बाद पापा मियाँ की हालत बहुत अच्छी हुई और माशाल्लाह वो हम जो है हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की शादी हो गई। मगर अभी भी वो ये कहते हैं कि ये जो वाक़यात उनके साथ पेश आया, जिस वक्त वो इस वाक़यात को याद करते हैं, वाक़ये को याद करते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।